एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम 2021 दिसंबर में हुआ था उसका फर्स्ट दिन का क्वेश्चन है और यह पेपर 1 का क्वेश्चन है। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा था और इसमें हम लोग उसके आगे देखेंगे 11th क्वेश्चन से। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो 11th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। सेकेंड ऑप्शन है यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। थर्ड ऑप्शन है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। और फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई अध्यापक जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे, यहाँ की नहीं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों को समूहों में विभाजित न करे, अलग अलग नहीं बांटे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सो राइट होगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। थर्ड ऑप्शन है यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। फोर्थ ऑप्शन है यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। क्योंकि हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी बालक में, मनुष्य में जो है वो 8 प्रकार का बुद्धि होता है। हो सकता है कोई एक बुद्धि बालक में अधिक विकसित हो जाए, जैसे कोई प्लेयर बन जाते हैं, कोई गायक बन जाता है, तो हो सकता है एक प्रकार का बुद्धि जो है बालक में ज़्यादा विकास कर जाए। तो हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक साल 5 महीने से 2 साल 5 महीने की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वाचन का अधिविस्तारण। सेकेंड ऑप्शन है तार प्रसिद्ध वाचन। थर्ड ऑप्शन है नववाद। फोर्थ नंबर ऑप्शन है बकवाद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है 1 साल 5 महीने से लेकर 2 साल 5 महीने की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा तार प्रसिद्ध वाचन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते और महिलाएं अपने हृदय से सोचती, यह कथन क्या दर्शाती है? फर्स्ट ऑप्शन है लैंगिक विभेदीकरण। सेकेंड ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवाद। थर्ड ऑप्शन है दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद। फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक स्थिरता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचती और महिलाएं जो है अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या चीज़ को दर्शाती है? तो लैंगिक रूढ़िवाद को। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। जेंडर स्टीरियोटाइप्स होगा इंग्लिश में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन,
एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। इसमें कहा जा रहा है प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन सी मूल्यांकन विधि जो है इस्तेमाल नहीं होता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल। सेकेंड ऑप्शन है स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। और थर्ड ऑप्शन है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव क्लासरूम मूल्यांकन विधि इस्तेमाल नहीं होता। कौन सी विधि है जो प्रगतिशील कक्षा में इस्तेमाल नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट होगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, ये सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। और अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल किया जाता है प्रगतिशील कक्षा में क्लासरूम में। और स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन भी किया जाता है प्रगतिशील कक्षा में। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय जो है सो इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षा में समानता। सेकंड ऑप्शन है शिक्षा में साम्यता। थर्ड ऑप्शन है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। और फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सो राइट होगा, शिक्षा में साम्यता राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, तो शिक्षा में साम्यता सुनिश्चित कर सकता है। इक्वालिटी इन एजुकेशन सुनिश्चित कर सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो एक विद्यार्थी को गणितीय का कोई भी चीज़ समझने में चुनौती का सामना करता है, उसे यानी कठिनाई महसूस होता है गणितीय क्रियाओं में। ऑप्शन में कहा जा रहा है स्वालीनता, गणितीय वैकल्य। थर्ड ऑप्शन है आलेखीय वैकल्य। फिर फोर्थ ऑप्शन है पठन वैकल्य। कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया यानी गणित के कार्य को करने में यानी समझने में उसे जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट होगा, गणितीय वैकल्य। तो इंग्लिश में होगा डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में बालक को गणित संबंधी विकार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 18 क्वेश्चन, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। एक समावेशी संस्था में एक सिर्फ बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वीडियो या चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। सेकेंड ऑप्शन है पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। थर्ड ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक या चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। फोर्थ ऑप्शन है संप्रेषण हेतु मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। कौन सा ऑप्शन राइट हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समावेशी यानी इंक्लूसिव संस्था में एक श्रव बाधित विद्यार्थी यानी जिसे सुनने में परेशानी हो, श्रव बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। तो यानी श्रव यानी जिसे सुनने में परेशानी हो, कौन सी रणनीति जो है प्रभावी नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सो राइट होगा, संप्रेषण हेतु मौखिक मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित हो, क्योंकि उसे सुनने में परेशानी है, श्रव बाधित बालक है, तो
सिर्फ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में सिर्फ मौखिक माध्यम का सहारा लिया जाता है, आश्रित रहता है ये सहारा, तो उससे बालक जो समझ सकता है नहीं, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, तो इसमें नहीं बताना है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। और फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा था वीडियो या चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, तो ये इसका तो श्रवबाधित बालक जो है इसको समझ सकते हैं। वीडियो या चलचित्र रहेगा, बालक देखेगा तो उसको समझ सकता है। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति यानी शारीरिक गतिविधियों संकेतों का इस्तेमाल, तो ये भी बालक समझ सकता है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक या चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, तो ये भी बालक समझ सकता है। श्रवबाधित तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। सेकेंड ऑप्शन है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण प्रतिरोध और चुनौतियों के लिए प्रोत्साहन करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बालक जो होता है उसे कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, इसको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के। सेकेंड ऑप्शन है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। थर्ड ऑप्शन है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के। फिर फोर्थ ऑप्शन है अभिसारिक सोच सीखने के। तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी पूछ रहा है तो मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बालक को किसी भी चीज़ को खोजने के लिए कहा जाए तो बालक में सृजनात्मकता का विकास होगा, बालक क्रिएटिव होगा, तो सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।